नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में चलिए चलते हैं उनकी प्राचीन सत्ता की ओर। देखते हैं कि इस पूरी सभ्यता को, इस पूरे क्रियान्वयन को, इस पूरी तकनीक को कैसे उनका जो मैनेजमेंट था उसे क्या कोई राजा लीड करता था या फिर वो आपस में ऐसे ही अपने आप सामंजस्य स्थापित करे चल रही थी। ये तो असंभव सा ही लगता है देखने में कि सब कुछ एक जैसा, ईंटों की नाप एक जैसी, वो भी केवल एक छोटे से एरिया में नहीं, जम्मू से लेके गुजरात तक समान ईंटें, उनकी नाप, बनाने का तरीका, व्यापार, घर बनाने का तरीका, किले बनाने का तरीका, दीवार बनाने का तरीका, जीने का तरीका, मरने का तरीका और इवन दफनाने का तरीका भी समान पाया गया है। तो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई लीडरशिप काम कर रही थी, कोई राजा था, कोई ना कोई ऐसी सत्ताधारी व्यवस्था थी जो उनकी बाट चलाते थे। बाट समझ रहे हैं आप, तौलने की व्यवस्था, जिसे राजा ही वैलिड करता है, एक लीडर ही वैलिड करता है। हाँ, हमारे इलाके में इतने किलो वाले बाट चलेंगे और यही पूरे इलाके में चलेंगे। मुहरें, ये मुहरें चलेंगी, उसको वैलिड करने वाली एक अथॉरिटी थी। ये इसको देखना पड़ेगा कि हाँ कोई राजा था या नहीं। आइए देखते हैं। प्राचीन सत्ता, हड़प्पाई सभ्यता में कठिन फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। अब हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसा कि मृदबांडों, मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। ईंटें जिनका उत्पादन किसी एक जगह जम्मू से गुजरात तक होता था, मतलब ईंटें जिनका उत्पादन किसी एक जगह नहीं होता था, जम्मू से लेके गुजरात तक, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और उनका आकार समान ही था। ऐसा नहीं है कि जम्मू की ईंटें अलग हैं, गुजरात में जो बन रही हैं उनकी ईंटें अलग हैं। जो पूरी सभ्यता थी उनकी जम्मू से लेके गुजरात तक एक ही थी। पुरज होम से लेके लोथल तक, धोलावीरा तक एक ही माप की ईंटें पाई गई थी। विशेष प्रकार के उत्पादों के लिए बस्तियां स्थापित की गई थी। इस लाइन से आप क्या समझते हैं? इस लाइन से सीन ये है कि जैसे सुरतगुई मड़ी के लिए स्थापित की गई थी। कहाँ पे सुरतगुई? कल बताया था, जहाँ नेहरू के साथ मिले थे अफगानिस्तान में। वहां पे एक मड़ी मिलती थी, उसके लिए वहां के उत्पादन के लिए सुरतगुई में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद शंख के लिए स्थापित किया गया नागेश्वर और बालाकोट। वहां पे शंख ज्यादा मिलता था। शंख से जो सामान बनता था, उनके मन के बनते थे। जहां जहां शंख यूज करता था, शंख यूज किया जाता था, तो उसके उत्पादन के लिए पास में ही बालाकोट और नागेश्वर बस्तियां स्थापित की गई। उनके समुद्र पास में था, तो वहीं पे उत्पादन शुरू किया गया, बस्तियां स्थापित की गई। ऐसे लोथल से भी तांबा जाता था, साउथ से भी सामंजस्य स्थापित करके तांबा जाता था। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें जाती थी। राखलगढ़ी, बनावली, हर जगह से अपनी अपनी चीजें, बस्तियां स्थापित की गई कि हाँ यहाँ से इनका उत्पादन है। और बाजार कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहां ले जाके बेचा जाता था। विशेष प्रकार के उत्पादों के लिए बस्तियां स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों को बनाने के लिए श्रम संगठित किया गया था। यह भी है कि कितना श्रम लगाओ, कितने लोगों की जरूरत पड़ी होगी इतनी सारी चीजें बनाने के लिए। अब देखते हैं बड़े बड़े महलों और उनके शासकों का क्या सीन था, कैसे क्या हुआ। इसका पुरातत्वविदों के पास कोई उचित उत्तर नहीं है कि कोई शासक था या नहीं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु कोई वस्तु इससे संबंधित है ऐसा कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। पुरोहित राजा, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें दाढ़ी बिल्कुल सेफ, मतलब आप सोचिए कितना फैशन रहा होगा, बिल्कुल ऐसे लपेटे हुए है साफा टाइप का, और उसकी दाढ़ी बिल्कुल सेट है, मूछें सेट है, माथे पे एक बैंड बना रखा है, बिल्कुल वेल मेंटेन बंदा। तो उसी को एक तरीके से देख लिया गया कि हाँ ये पुरोहित राजा था। यही दिशा निर्देश, या तो वो पुरोहित था या तो वो राजा था। ये भी प्रूफ नहीं कर पाए कि उसी पुरोहित के पास उस जगह की राज सत्ता थी, लेकिन उसकी मूर्ति मिली है तो वो पुरोहित जैसा एकदम चिंतन करता हुआ मिला हुआ है। तो उसको समझा गया कि हाँ ये पुरोहित हो सकता है, ये दिशा निर्देशित करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। शायद इसलिए क्योंकि और पुरोहित क्यों यूज किया गया?
क्योंकि उसकी समकक्ष सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा की, मेसोपोटामिया, मिस्र वाली। तो वहां पे तो ओपन हिस्ट्री है उसकी, सबको पता चल गया था, वहां के साक्ष्य ज्यादा मिले। तो इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास से परिचित थे और पुरोहित वाला जो इतिहास था, पुरोहित शासकों वाला जो इतिहास था, उससे परिचित थे। और यही समानताएं उन्होंने सिंधु सभ्यता में भी ढूंढी कि हाँ ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है। यही पुरोहित जो थे वही इसको सामंजस्य बैठा के रखते थे, क्रियान्वित करने में मदद करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक से पहचानी नहीं जा सकी। जो अनुष्ठानिक प्रथाएं थी उनकी, कि कैसे क्या काम होता था, कैसे दफनाया जाता था, क्योंकि जरूरी नहीं सारे लोगों को दफनाया जाता था, ये प्रूफ नहीं हुआ है। अगर दफनाया होता तो लाखों की संख्या में कब्रें मिलती। कुछ स्पेशल लोगों को दफनाया जाता था, कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को जो दफनाया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने टाइप के लोग आज की तरह नहीं कि एक प्रथा है दफनाने की तो दफनाने ही लग गए, तो उसका एक मजहब बन गया। ऐसा नहीं। अब जमीन की कमी हो जाएगी तो जलाते भी थे, जहां जरूरत पड़ती थी वहां लकड़ी कम होती होगी तो वहां दफनाते भी थे। ऐसा करके था। ना ये जान पाए कि जो पुरोहित होता है वही राजनीतिक सत्ता रखता था, ये भी अभी नहीं जान पाए। कुछ कहते हैं यहाँ कोई शासक नहीं थे, सब समान थे। ये तो बस कहने वाली बात है, क्योंकि एक लीडरशिप तो थी, नहीं तो मैंने बताया ना, ईंटें, मुहरें, मनके, सब व्यापार चल रहा है, सब कुछ। और बस्तियां स्थापित की गई स्पेशल जगहों पे कि हाँ भाई यहाँ ये बनेगा, हाँ भाई यहाँ से ये बनेगा, हाँ भाई यहाँ से ये बनेगा। ये उस जगह पे बस्तियां स्थापित की गई हैं, बनाने का तरीका एक जैसा है, तो उसको लीड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और किलाबंद, और जो सबसे बड़ी बात, किलेबंदी की गई है पूरी सबकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कोई ना कोई तो लीडर चाहिए उसके लिए। कुछ कहते हैं यहाँ कई शासक थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सबका अलग अलग शासक था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं यहाँ एक ही राजा था, जैसा कि सारी जगह समान समानता दिखती है। यही सबसे सटीक पुरातत्वविदों ने इसे सबसे सटीक माना है कि इनका एक ही राजा था, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का राजा होता तो व्यापार में कंपटीशन होता उसमें, है ना, तो पक्का लड़ाई होती, कुछ ना कुछ मतभेद होते। वो अपना और अच्छी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करता, वो अपने और अधिक बाजार चलाने की कोशिश करता, वो हड़प्पा के बाजार को छीनने की कोशिश करता। बहुत सारी चीजें मैटर करती। एक ही साथ जो उसकी बनाने की, मोहरों की, और एक होती है ना पद प्रतिष्ठा वाली बात, वो सब होती कि मेरी मोहरें तुमसे ऊपर हैं, मेरे में ये लगेगा, मेरा फ्लैग ये होगा, ये सब ऐसे बनाते ना, मेरा फ्लैग तुमसे ऊपर होगा, मेरा नहीं तुम्हारे बराबर होगा, ऐसे कुछ करके पद प्रतिष्ठा वाली बातें दिखती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा, सब कुछ समान था। तो ये जो तथ्य है ये पुरातत्वविदों ने सही माना कि एक ही राजा थे, जैसा कि सारी जगह समानता दिखती है, और ये सबसे सटीक माना है। अब देखते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। साक्ष्य मिलते हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में, चोलिस्तान समझ लेना, वह क्षेत्र पाकिस्तान का, वह रेगिस्तान से जो घिरा हुआ क्षेत्र है पाकिस्तान का, वो चोलिस्तान है, ठीक है, उसे चोलिस्तान कहते हैं। जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, बस थोड़ा बदलाव आया, बाढ़, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। हाँ, ये ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि समय के साथ, जरूरी नहीं है जो सभ्यता 2600 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व शुरू हुई वो 1900 ईसा पूर्व में भी वही मनके बनाए, उसी टेक्नोलॉजी डिजाइन के मनके बनाए, उसी पुरातन संस्कृति वाले मनके बनाए। जैसे मान लीजिए हम पहले कुल्हड़ में पीते थे, हम स्टील के ग्लास को भी यूज करने लग गए, क्योंकि कुल्हड़ एक बार पी के उसे फेंकना पड़ता था। आज स्टील के ग्लास ले लिया, वो ज्यादा टाइम तक, तो हम टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया। भले कुल्हड़ ज्यादा फायदा रखता है तो हम एक दो बार कुल्हड़ में भी पी सकते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए हम स्टील के ग्लास को, एक तरह से हम देखते हैं हाँ भाई स्टैंडर्ड वाला एक दिमाग में आ गया, जबकि कुल्हड़ ज्यादा फायदा करता है, इसीलिए वो कुल्हड़ महंगा भी होता चला गया क्योंकि उसका उत्पादन कम हो गया। और स्टील की ग्लास, फिर किसी ने और अच्छी कोई किए, कप स्टार्ट हो गए, कप के बाद और अच्छी तरह वाले कप स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे मॉडर्न होते गए ना, तो उसी तरह इतने सालों में तो ये भी मॉडर्न हुए होंगे, तो उसका व्यापार बंद हो गया।
लेखन, लंबी दूरी का व्यापार सब खत्म हो गया। जो लेखन था, लंबी दूरी का व्यापार था, सब खत्म हो गया। लेखन मतलब मोहरों पे जो लेखन हुआ करता था, लंबी दूरी का व्यापार हुआ करता था, ये सब खत्म हो गया। ये खत्म होना और मन के खत्म हो जाना, इनमें एक और रीजन है कि जरूरी नहीं है इतिहासकार जो सोचे वही है, और भी थोड़ी चीजें हुई है। वो है कि थोड़ी वस्तुओं के निर्माण में थोड़ा ही कच्चा माल आता था, है ना। मतलब थोड़ी ही वस्तु, मतलब जितना इतना उत्पादन कम हो गया था कि थोड़ा थोड़ा जितना भाई हम बना सकते हैं, जब जितना हमारा बिकेगा उतना ही कच्चा माल आएगा, हम उतना ही बनाएंगे, उतना बिकेगा। पहले तुम ऑर्डर दे दो, हम उतना कच्चा माल मंगाएंगे, उतना बेचेंगे, नुकसान नहीं सहेंगे। जैसे गांव वाले लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते हैं, उस टाइप का। आवास निर्माण की तकनीकों का हास हुआ। बड़े बड़े किलाबंदी होती थी, बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सभ्यता में पैसे की कमी आई। एक लीडरशिप थी, पैसे की कमी आई, ये हुआ। तो इन सब ग्रामीण बस्तियों की शैली को इंगित करता है ये सब। अब यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती है, अगर हम अपना भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि इस पूरे इलाके में जरूरी नहीं है, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है वो हमारे उस रूट में पड़ता है। हमारा भारत उस समय कहाँ तक मैप रखता है, महाभारत भी तो हमारा इतिहास ही है, रामायण भी हमारा इतिहास ही है। वो ईरान तक का मैप उसमें आगे तक उसका दिखता है, महाभारत में वहां तक का मैप दिखता है, जो महाभारत के जो भारत के स्थान थे। अगर उस हिसाब से हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्था उस समय राजा युधिष्ठिर, जब युद्धि संवत चलता था, युधिष्ठिर का भी अपना एक संवत चलता था, तो वो दिल्ली मान लो इंद्रप्रस्थ से राज करते थे, तो वहां तक उनका गंधार से भी आगे तक का, गंधार अफगानिस्तान है उससे भी आगे तक का उनका राज हुआ करता था। तो पूरे भारत में उनका राज हुआ करता था, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। और मान लीजिए युधिष्ठिर के बाद लास्ट जो उनके परीक्षित आए, परीक्षित के बाद जो भी आया वो कमजोर हो गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो कमजोर हो गया और उसके ही परिवार में किसी ने अपना दावा ठोका, उसको कमजोर कर दिया। ठीक, अंदर से वो कमजोर हो गया, उसने वो व्यवस्था नहीं बना पाया, और इसके व्यवस्था नहीं बना पाया। और बड़े बड़े किलों की दीवारें बनाने का मतलब क्या होता है कि हाँ मुझे किसी चीज से खतरा है, नहीं तो मैं छोटी दीवार ना बनाऊं किनारे, क्यों इतनी ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें बनानी। अगर बड़ी दीवारें बनानी तो ऊपर सैनिक भी रखे होंगे, इतना बड़ा बड़ा शहर चलाया तो सैनिक भी रखेंगे, क्यों जरूरत है। इसका मतलब मुझे किसी ना किसी चीज से खतरा है ना। जानवर से खतरा होता तो मैं 8 फीट की बनाता, 10 फीट की बनाता। बड़ी बड़ी किलो जैसी दीवार बनाने के लिए इसका मतलब मुझे युद्ध का खतरा है, तो बाहरी लोगों से खतरा है। तो हो सकता है कि वो इतनी लंबे बड़े साम्राज्य को ना चला पाया हो, और किसी दूसरे साम्राज्य को, जो इतना पूरे द्वीप से अलग था अपना भारत, है ना, मतलब अरब से बिल्कुल अलग से था, इतनी दूरी पे था, लेकिन अरब से भी अच्छा व्यापार चलता था, सोने की चिड़िया तो हम जानते ही बोला जाता था। तो युद्ध हुआ होगा, है ना, युद्ध हुआ होगा, उस जगह को जीत लिया होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जीता होगा, तो तब ये अंत हो सकता है। और ये जो राजा है अपना वाला, उदाहरण वाला बता रहा हूँ, जो अपना वाला राजा है वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पाया होगा, तो उसने अपनी बॉर्डर खो दी और वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, और वो जनसंख्या शिफ्ट होती चली गई पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ। ऐसा नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस समय बड़े बड़े किलेबंदी नहीं होंगी, अपेक्षाकृत वहां से कम होगी, क्योंकि मेन जो दरवाजा होता है हमारा उसको बड़ा ऊंचा बनाते हैं। उसके बाद होगी जहाँ राजा लोग रहते थे वहां पे भी होगी, क्यों होगी, और शास्त्र क्या है, हम उस पर रहने लगे, खुदाई नहीं हुई, तो हम कैसे कह सकते नहीं होंगी। उस जगह खुदाई का, हमारी जनसंख्या थी, हम उसी पे बसते चले गए। अब आप देख लीजिए 19वीं सदी में नालंदा मिला था, और कितनी गहराई में छुपा था, एक अंग्रेज ने आके ढूंढा उसे, है। वहां के लोकल गांव वालों को भी नहीं कोई चिंता नहीं थी, हमें एक तो चिंता नहीं होती भारत वालों को, वहां के लोकल गांव वाले, नालंदा के जो गांव वाले हैं, उन्हें भी कोई मतलब नहीं था कि कोई एक लुटेरा आया और हमारी संस्कृति को तोड़ ताड़ के इसी के नीचे दफन है, कि हम सब मिलके ही सरकार से या वहां की लोकल जो है उससे बोलें कि इसको खोदे और निकाले, या गांव वाले इच्छाप्रद होते कि उसको मिटने ना देते, शुरू से मेंटेन करके रखते, हाँ ठीक है टूटा है हम इसको मेंटेन करके रखेंगे, जला के गया हम उसको बनवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं था हमारे अंदर। जो तुप रहा है तो हो सकता है हम उसके ऊपर रहने लग गए, खुदाई नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई किलेबंदी नहीं होगी। ठीक है, ये इतिहासकार ने हमारी संस्कृति को दबाने की कोशिश की है कि हड़प्पा और सभ्यता को भारतीय संस्कृति से ना मिलाकर देखा जाए, उनको किसी और संस्कृति से मिलाकर देखा जाए। लेकिन अंग्रेज ही इतिहासकार इसको साबित करेंगे,
आज जो खुदाई हुई है ऐसी बहुत सारी चीज मिली हैं कि वो सब भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई मिली है। अब जितने भी चाटुकार इतिहासकार बोलते रहे, डंका पीटते रहे, नहीं है नहीं है नहीं है, आज साक्ष्य मिलने गए हैं। आज सरकार चेंज हुई है, सोचने का नजरिया चेंज हुआ है, देखने का नजरिया चेंज हुआ है। हम लोगों अपने ऊपर गर्व करना शुरू किया उन्होंने कि हाँ हमारी ये संस्कृति है, तो हम उस पर गर्व करें और देखें आगे क्या है। तो आगे हम देखते हैं इसका अंत और कैसे कैसे इतिहासकारों ने सोचा है एग्जाम के परिपेक्ष पे। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनवर्ती संस्कृति कहा गया, जो ये नष्ट होना शुरू हुई थी। अब नष्ट होने के कारण भी देख लेते हैं कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या सोचा होगा। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़। लोग बोलते हैं ना जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, भाई मिट गया। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन हुआ गया, वहां के लोग नहीं कर पाए, छोड़ के इधर आ गए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बस गए। भाई जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की रहने की कंडीशन वहां से ज्यादा अच्छी है तो पहले से वहां बसेंगे ना, यहाँ से वहां थोड़ा जाएंगे। हाँ घने जंगल होंगे यहाँ पे, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नदियां जहाँ होती लोग वहां पहले बसते हैं, वहां पे अनाज ज्यादा अच्छा उगाया जा सकता है। वो हमारी बॉर्डर थी इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करते थे, बड़े बड़े किले देते थे। और आप बोलोगे इसमें मेन बाजार, वो हमारा मेन बाजार इसलिए बनाया जाता था कि वहीं पे हम उसको लेके जाएं और बाहर के लोग हैं वो वहीं तक आए और हमारे पूरे भारत का सामान ले और जाएं। ज्यादा इंटर, क्योंकि जासूसों की भी एंट्री तो हो सकती है ना ऐसे, अगर आप इंटरनल कोई बड़ा बाजार बनाओ, उसको हम बॉर्डर पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ऐसे करते थे, है ना। लोथल हो गया हमारा बंदरगाह था। तो वो सब सोच के अगर हम अपने हिसाब के सोचें तो हम पूरी हिस्ट्री क्लियर होती है। दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या हमें पढ़ा रहे हैं गलत इतिहास, उसको तो हम पढ़ें क्योंकि एग्जाम करना है, लेकिन आज जो इतिहास दोबारा लिखा जाएगा क्योंकि फैक्ट्स खुदाई हो रही है, जैसे खुदाई हो रही है, दिए गए सारे फैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, नए फैक्ट्स आ रहे हैं। देखिए आगे क्या सीन है। जलवायु परिवर्तन को लोगों ने बोला, वनों की कटाई बोला, अत्यधिक बाढ़ बोला, नदियों का सूख जाना बोला। क्या उतनी कटाई हुई होगी वनों की जितनी आज हुई है? कोल माइन मिली, साफ कर दिया, हजारों किलोमीटर कुछ भी मिला साफ कर दिया, लोकल लोग काट ही रहे हैं। आज के परिपेक्ष में देखिए सह्याद्री के वन, पूरे सह्याद्री जो इधर साइड है वेस्टर्न साइड, वो पूरा साफ होता चला जा रहा है, किसी को चिंता नहीं है। तो क्या हमारी सभ्यता मिट गई? नहीं मिटी, धीरे धीरे होगा, प्रकृति चेंज होगी, लेकिन एकदम से मिटना संभव नहीं है। हाँ ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि हाँ एक छोटी बस्ती उजड़ के चली गई, ज्यादा वन काट दिया था उस जगह तो पानी की दिक्कत हो गई, बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियों ने अपना रूट चेंज कर दिया, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो छोटी बस्ती के लिए मायने रखता है। पूरा बड़ा बड़ा बाजार थोड़ा चला जाएगा। राजस्थान में रहने वाले आदमी आज भी वहां से भागे नहीं। राजस्थान में 14,000 से ज्यादा गाँव जो है वो आज भी सूखाग्रस्त हैं, अकालग्रस्त हैं। किसका मतलब क्या, वो अपनी मिट्टी छोड़ के वहां से भाग जाएंगे? नहीं भागे, जी रहे हैं वहां पे, रह रहे हैं वहां पे, कुछ ना कुछ उगा रहे हैं, ज्वार उगा रहे हैं, खेत कुछ ना कुछ उनका उगता है वहां पे, है ना। तो उसी परिवेश में हमें देखना पड़ेगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, तो हम अपने हिसाब से सोचेंगे। अंग्रेज अपने हिसाब से क्या सोचेंगे, वो अगर वो क्रिश्चियन से इशू से रिलेटेड होता तो वो अपने हिसाब से बनाना शुरू करते, है ना। वो अपने रिलीजन के हिसाब से सोचना शुरू करते, क्योंकि हमारी संस्कृति ना महान बन जाए ऐसे उन्होंने इतिहास सुनने की कोशिश की। लेकिन उन्हीं में से कुछ अच्छे लोग भी हैं जो फैक्ट्स पे बात करते हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। कुछ बोला कि वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ आ गई, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल जाना, या नदियों ने मार्ग बदल दिया होगा, भूमि का अत्यधिक उपयोग हुआ, भूमि का अत्यधिक उपयोग हो गया, इसलिए ये सारी चीजें है ना, ये कुछ बस्तियों के लिए ठीक हो सकते हैं, पर पूरी सभ्यता के लिए जम्मू से लेके लोथल तक पूरा ही खत्म ही कर दिया मैटर, ऐसा थोड़ा हो सकता है। मैं अगर बोल रहा हूँ लोथल तो इसका मतलब थोड़ा लोथल वही लोथल जो आज हम देखते हैं, हो सकता है उसका बहुत ज्यादा एरिया है। वैसे उस समय में अगर बोलूँ भारत, तो इसका मतलब नहीं है कि हमने 1947 वाला भारत को सोचे। अगर मैं बोलता हूँ उस समय तत्कालीन भारत, तो आपको ईरान तक सोचना होगा। आपके अंदर में ईरान था, ये ध्यान रखिए। आज भी वहां पे शिवलिंग मिलते हैं खुदाई में, हमें सोचना होगा कि मैं जब उस समय भारत की बात कर रहा हूँ तो आपका दिमाग जाना चाहिए वो भारत, 1947 वाला भारत नहीं कि पाकिस्तान भी अलग हो गया, हमारा ही हिस्सा थे वो। और पूरी सभ्यता के लिए नहीं। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों तथा मृदभांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। ठीक, सब कुछ चेंज हुआ ना, मोहरें चेंज हुई, लिपि चेंज हुई,
मोहरे लिपि कैसे चेंज हुई? जैसे मैंने बताया ना, राजा की कमजोरी के कारण, दूसरा राजा आके बन गया होगा, उसने अपनी कोई नीति चालू की होगी, तब ये सब चेंज हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। उपमहाद्वीप से पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बात से पेपर के हिसाब से आप लिख लो, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। हो सकता है हमने वो अभी तक वो खुदाई नहीं की है और ये फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे, है ना, कि 1000 साल तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी कि नए शहर बने। ऐसा नहीं हो सकता। कोई सभ्यता 1000 साल पहले एकदम विकसित सभ्यता थी और 1000 साल तक उसका नामो निशान ही नहीं रहा, लोग गरीबी की हालत में जीते रहे। फिर 1000 साल बाद बढ़ना शुरू हुए, मौर्य के टाइम पे, गौतम बुद्ध के टाइम पर राजा एकदम से बन गए। ऐसा नहीं होता, सब कुछ बना होता है, एकदम से ये सारी चीजें नहीं उठती। कोई व्यवस्था, कोई सभ्यता बनने में टाइम लगता है। अब इस सारे उदाहरणों को एक आक्रमण के साक्ष्य से ले लेते हैं। डेडमैन लेन, मतलब डेडमैन लेन मोहनजोदड़ो की एक गली का नाम है, उसको डेडमैन लेन बोलते हैं। एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट 2 इंच की गहराई पर, वहीं पे 4 फीट 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। ठीक है। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम जैसे अवशेषों पर आधारित है। बोला ना, डेडमैन लेन। हाँ, किसने लिखा? जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में लिखा था। ये 1925 में मोहनजोदड़ो से 16 लोगों के अस्थि पंजर, उनकी जो अस्थि पंजर थे ना, उनके जो पहने हुए आभूषण थे उनके साथ मिले। जो उन्होंने पहने हुए थे वो वहीं के वहीं मार दिए गए। वो नरसंहार था। कैसे हुआ? तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं तो नदियां, मौसम, सारे फैक्ट कैंसिल हो गए। आप जितना खुदाई करोगे ना, वैसे वैसे मिलते जाएंगे। और जितना आपको इतिहासकार बताएंगे, ये इतिहास का जनरल वाली नॉर्मल बुक्स में क्यों नहीं लिखा? क्यों एनसीईआरटी में ही केवल ऐसे चीजें मिलने को आ रही हैं? सही है ना, हर जगह होना चाहिए तो लोग खुद भी सोचें। इस वजह से खुद भी लोगों को सोचना चाहिए ना, तो ऐसे फैक्ट्स दोगे तो सोचेंगे। 16 लोगों का नरसंहार हुआ था। हुआ तो बहुत ज्यादा होगा, 16 ही मिले एक साथ से प्रूफ हुआ होता है कि नरसंहार हुआ था। 1925 में मोहनजोदड़ो से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों के साथ मिले जो उन्होंने पहने हुए थे। अब इसको और सुनो। 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, बहुत ऊंचे पद पे थे 1947 में, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का ऋग्वेद से संबंध निकाला। उन्होंने इसको ऋग्वेद से संबंध निकाला। ठीक, ऋग्वेद में पुर मतलब दुर्ग या किला बोलते हैं, और इंद्र को बोलते हैं पुरंदर, दुर्ग का विनाशक। पहले इन्हें मिथक माना गया कि अरे मिथक कहानियां हैं, पर आज जो खुदाई हुई है ना, आज की खुदाई से हम पाते हैं कि इतनी विकसित सभ्यता की किलेबंदी की गई थी, बहुत तगड़ी किलेबंदी की गई थी। हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक तथा राजनीतिक हास ने इसे कमजोर किया होगा। हो सकता है, मान लेता हूं कि इन सब चीजों ने इसको कमजोर किया होगा। राजनीतिक कारण तो मेन कारण है कि अंदर का राजा दुर्बल हुआ होगा और बाहर के राजाओं ने आके कुछ ना कुछ इनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया होगा, है ना। अब कोई बाहर का भी राजा आएगा, उसको पूरा मिटा धुना देगा, चलो उसको नरसंहार करेगा, लेकिन वो इतने बड़े मार्केट को खोना नहीं चाहेगा। उस मार्केट पे कब्जा करेगा और व्यापार चलाएगा, है ना। जलवायु संबंधी भी हो सकता है, आर्थिक संबंधी भी हो सकता है, इसे कमजोर किया हो। पर अधिक साक्ष्य जानबूझकर किए गए नरसंहार के मिलते हैं। एकदम से पड़ी डेड बॉडी, ऐसा कौन सा शस्त्र चला भाई? ऐसा कौन सा शस्त्र चला कि गलियों की गलियां भर गई होंगी, हैं, एक साथ? और इनके साथ साथ विनाश के भी वो मिलते हैं कि एकदम से बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ दी गई, सब कुछ कर दिया गया। कैसे किया होगा? कौन सा अस्त्र चला दिया उन्होंने? इसी ने इसे अंतिम रूप से समाप्त किया। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं उस समय 1947 के डायरेक्टर बोल रहे हैं। REM व्हीलर, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, वो ये सब बोल रहे हैं ऋग्वेद से संबंध निकाल के। तो मोहनजोदड़ो, उन्होंने ऋग्वेद से संबंध निकाला था और आज जो खुदाई हुई उसने उसको प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई वो
एकदम से विनाश हुआ उस चीज का और बहुत सारे लोग मारे गए, हो सकता है ऐसा हुआ। मोहन, मैंने बोला इंद्र भगवान ने आगे वो किया, लेकिन कोई ना कुछ कारण था, कुछ वो लोग ऐसा अस्त्र यूज करते थे, सब खत्म किया गया। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों का नरसंहार हुआ था। सोचिए, पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी माना जाता है। ये आर.एम. वेलर ने इंद्र को ही दोषी बना दिया। आर.एम. वेलर 1946 में एंशिएंट इंडिया उन्होंने जनरल लिखा था 1947, उसमें लिखा हुआ है। और ऐसे ही जैसे जैसे खुदाई होती रहेगी, हम उनके ऊपर बसे हैं, हो सकता है हमारे जहां हम बैठे हैं उसी के नीचे ही पता नहीं कितनी सभ्यताएं दबी हों। इस हजारों साल पुरानी सभ्यता में क्या क्या राज छुपा हो, और जो चाटुकार इतिहासकार उसको नया बनाने में लगे हुए हैं, इनका बस चले तो ईसा मसीह के बाद ही सभ्यता को शुरू कर दें। लेकिन साक्ष्य कहाँ छुपने वाले हैं? केवल आज मुंह से बोल देने से नहीं, आज साक्ष्य है, आज हमारे पास ही टेक्नोलॉजी है, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय कहानियां ऐसे ही बदलती रहेंगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के साथ, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे और कब हुई और किसने की, क्या क्या कंडीशन रही। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर।